कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि इसे मर्ज़ल मौत ने आन लिया। इसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज़ हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इससे कोई हल मांगते हैं। तीनों अपने ज़ात राह के साथ शहर के आज़म सफ़र हुए। रास्ते में इन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता था। इन भाइयों के पूछने पर इसने बताया इसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? इस आदमी ने कहा हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो इस आदमी ने जल्दी से कहा बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ऊँटनी के मालिक से पूछा क्या तेरी ऊँटनी की दम कटी हुई थी? तो इसने खुशी से कहा बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया बख्दा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। इसने फैसला किया इन तीनों को खींचकर काजी के ले जाऊंगा। इसे पूरा यकीन था कि इस ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुकी हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रही हैं। ऊँटनी वाले अपना इरादा बताया तो इन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा जिस तरह तुम तीनों ऊँटनी की निशानी बताई है इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा जनाब अली हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है तो मैं देखा था कि रास्ते की एक तरफ घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ वैसे ही बामान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था इस शख्स की ऊँटनी कानी थी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूल पड़ा हुआ था जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते तो दम से इधर बिखेरते हैं जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं और ना ही इन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो इन्होंने महसूस की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से हैं। तीसरे ने कहा काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया। तीनों से मुखातब होकर कहा तुम में से किसी ने कहा था कि यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा तो इसने इतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था तो इसको शरारत छूदी और इसने कुत्ता मार कर इसका गोश्त पकाया और इसको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया गाय बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती हैं जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी? काजी ने दोबारा इनसे मुखातब हो किसी ने कहा ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से हैं। जवाब में दूसरे ने कहा मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा क्यों ये लगा? तो इसने कहा मैंने देखा रोटियां एक तरफ से भूली हुई हैं और खूब पकी हुई हैं तो दूसरी से कच्ची और
موٹی رہ گئی۔ میں نے اس سے یہی عکس کیا یہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا، تم وہ عبداللہ جسے اس کے باپ کے ترک سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا میں حرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرام ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے۔ قاضی نے واپس آ کر تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیوں معلوم ہوا میں حرام ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پک کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک حرام ہی دوسرے حرام کو ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹ آئے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی اس طرح کی ایک اور مزید نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔